नमस्कार जी। मैं नारायण लाल खारोल, करड़ा, जिला भीलवाड़ा। मैं आपके बीच में आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और उस वीडियो की खासियत है कि मैं आज आपको कक्षा 10 का विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आज कक्षा बदल करके 12वीं कक्षा के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। अब 12वीं कक्षा की चर्चा करने के लिए आया हूँ तो विषय क्या रहेगा? साइंस ही रहेगा। साइंस में बायोलॉजी को चुने कि भौतिक विज्ञान को कि केमिस्ट्री को, तो मैं उसमें से वो सब्जेक्ट चुन रहा हूँ जिसको आप आम भाषा में भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स कहते हैं। विज्ञान की एक शाखा भौतिक विज्ञान फिजिक्स, इसके बारे में आपसे चर्चा करने लगा। उससे पहले मैं आपको अपने अनुभव बता देता हूँ। अनुभव यह है कि मैं 10वीं के बाद मैंने सब्जेक्ट चुना साइंस बायोलॉजी का, और साइंस बायोलॉजी के जैसे ही साइंस बायोलॉजी का सब्जेक्ट चुना आफ्टर 10th क्लास 11th क्लास में मैं आया और मुझे पहली बार शब्द सुनने का मौका मिला फिजिक्स, जिसको हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। मैं 11th क्लास में अपने ही गांव, अपने ही कस्बे की बड़ी स्कूल के अंदर मैंने पढ़ी थी। 12th क्लास में मैंने वहीं पढ़ा और मैंने अपने उस समय में फिजिक्स के टीचर नहीं देखे थे, भौतिक विज्ञान की कोई मास्टर नहीं देखे थे। तो बिना भौतिक विज्ञान के टीचर के हमने भौतिक विज्ञान पढ़ी थी 11वीं मतलब 11 और 12th क्लास के अंदर मेरे गांव में, मेरे कस्बे में। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने की तरह गया भीलवाड़ा। तो ग्रेजुएशन करने के लिए जो मैंने सब्जेक्ट मुझे मिले थे वो सब्जेक्ट थे बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। मतलब ये है कि हमारा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भी नहीं है भौतिक विज्ञान। मतलब भौतिक विज्ञान 11th 12th में कोई टीचर नहीं थे हमको पढ़ाने वाले, और 12th क्लास या 12th के बाद में ग्रेजुएशन में गया तो मेरा सब्जेक्ट नहीं था। उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया और पढ़ाना चालू कर दिया तो 10वीं क्लास को पढ़ाते रहे। लेकिन पिछले 2 सालों में क्या हो रहा है, पिछले 2 सालों में मैं अपने गांव में, अपने कस्बे में भैया बहनों, छात्र छात्राओं को एक विषय पढ़ाने लग गया हूँ और वो विषय है भौतिक विज्ञान। अब आप समझ गए होंगे कि भाई किस डिग्री का आदमी आपको भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा है अपने गांव करड़ा के अंदर, ठीक है। जिसके पास 11th 12th में ढंग से भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ा और जिसका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान नहीं है, वो भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा है पिछले 2 सालों से अपने घर के ऊपर इस मेरे गांव, मेरे कस्बे में पढ़ने वाले बच्चों को घर में पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे ध्यान में आया कि चलो कहीं मैं उनको भौतिक विज्ञान पढ़ाते सही कहीं धोखा तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस फिजिक्स को लेकर कोई स्पेसिफिक डिग्री तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास ऐसी कोई डिग्री तो है नहीं, तो कहीं मैं धोखा तो नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यही जांच करने के लिए, यही पता लगाने के लिए आपके बीच में एक वीडियो बना करके लेकर के आ रहा हूँ कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहता है। मैंने कहा क्या मैं ऐसा कोई धोखा कर रहा हूँ, आपको लगता है कि भाई ये भौतिक विज्ञान का लेवल मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप उसका पिक लेवल टच नहीं कर रहे हैं, जो जानकारी देनी चाहिए वो जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग मुझे मेरे जो चैनल पर जिस पर मैं वीडियो अपलोड करूँ, अपलोड करने के बाद कमेंट में कमेंट जरूर डालना, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना, जिससे मुझे जानकारी मिलेगा कि जी हाँ गलत हैं हम सही हैं। तो अब आपके बीच में हम लेकर के आते हैं एक वीडियो जिसमें हम भौतिक विज्ञान की चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए जी, एक बिना डिग्री वाले से भौतिक विज्ञान पढ़ लीजिए जी थोड़ी, ठीक है। तो मैं आपके बीच में जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो भौतिक विज्ञान की जो किताब है, फिजिक्स की जो किताब है, उसके पहले पार्ट के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। पहले पार्ट का नाम विद्युत क्षेत्र है, लेकिन मैंने किसी तरफ एक शब्द लिख रखा है मैंने, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, स्थिर विद्युत की बोलते हैं। तो इस स्थिर विद्युत की के जुड़े हुए 4 पार्ट हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो राजस्थान शिक्षा बोर्ड की 12वीं की भौतिक विज्ञान की किताब है, जिसका पहला पार्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र है, जिसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे गाउस का लॉ है और उसके एप्लीकेशन है, उसके अनुप्रयोग है। तीसरा पार्ट पढ़ेंगे हम विद्युत विभव, जिसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलेंगे, और चौथा पार्ट बोलेंगे हम विद्युत धारिता, जिसको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंसी बोलेंगे। ये 4 पार्ट पढ़ने का मौका मिलेगा स्थिर विद्युत की में। तो स्थिर विद्युत की क्या है, ये विज्ञान की एक शाखा तो भौतिक विज्ञान है, विज्ञान की एक ब्रांच तो भौतिक विज्ञान है, और भौतिक विज्ञान की एक शाखा जिसके अंदर स्थिर जो आवेश होते हैं, तो स्थिर आवेशों के मध्य जो भी अनुक्रिया होती है, स्थिर आवेशों के मध्य जो भी अनुक्रिया होती है
और उसके जो प्रभाव होते हैं फिर स्थिर आवेशों के मध्य जो अनुक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, उसके कारण जो प्रभाव पड़ते हैं, तो विज्ञान की या भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में ये अध्ययन किया जाता है उसको स्थिर विद्युत बोलते हैं। अब स्थिर विद्युत में हमें पहला पार्ट क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहला पार्ट क्या पढ़ रहे हैं, 4 पार्ट पढ़ेंगे हम इस पूरी यूनिट के अंदर। तो स्थिर विद्युत में हम पहला पार्ट क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड। स्थिर विद्युत की केवल भाषा के नहीं, केवल थ्योरेटिकल याद आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं या स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, ये केवल आपको सैद्धांतिक रूप से याद होने के लिए नहीं है, कुछ चीजें ऐसी भी हैं। ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, इसका भी बहुत बड़ा कारण, क्योंकि स्थिर विद्युत का उपयोग वर्तमान समय में हम कंप्यूटर प्रिंटरों में कर रहे हैं, इसलिए बच्चों को जानकारी होनी चाहिए स्थिर विद्युत का बेसिक, ठीक है। स्थिर विद्युत के कुछ प्रभावों का उपयोग हम लोग क्या बोलते हैं, वो भूकंप मापी होता है उसके अंदर उपयोग कर रहे हैं। हम जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एक मेमोरी होती है जिसके अंदर भी स्थिर विद्युत के प्रभाव का उपयोग कर रहे हैं। हम प्रिंटर में कर ही रहे हैं, फोटोकॉपी की मशीन जो होती है उसके अंदर भी हम स्थिर विद्युत का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए स्थिर विद्युत के थोड़ी बेसिक जानकारी लेना हमें जरूरी हो जाता है। तो इसका इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला पार्ट जो भौतिक विज्ञान के अंदर है, वो पार्ट हमका पार्ट का नाम विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र वाले पार्ट में जानकारी क्या मिलेगी, आप देखिए जानकारी मिलेगी सबसे पहले वो जानकारी दे रहा है विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत आवेश की जानकारी मिलेगी, विद्युत आवेश के प्रकारों की जानकारी मिलेगी, विद्युत आवेश के गुणधर्म की जानकारी मिलेगी, विद्युत आवेश के अंदर मध्य में जो बल लगता है उस बल की जानकारी मिलेगी, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की जानकारी मिलेगी, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट होता है, विद्युत द्विध्रुवागुण, उसके प्रभाव को जानकारी देता पार्ट खत्म हो जाएगा पहला पार्ट। तो ये मतलब विद्युत क्षेत्र के इस पार्ट का नाम तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, लेकिन उसमें सबसे पहली चीज क्या पढ़ाई जा रही है, विद्युत आवेश पढ़ाई जा रही है। क्यों पढ़ाई जा रही है, कि इसलिए पढ़ाई जा रही है कि विद्युत आवेश ही विद्युत क्षेत्र बनाता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड को कौन क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्रिएट करता है। आपको एक जानकारी देता हूं कि विद्युत आवेश क्या हो सकते हैं, एक जगह स्थिर भी हो सकते हैं, एक जगह स्थित भी हो सकते हैं, और विद्युत आवेश क्या कर सकते हैं, मूव भी करते हुए हो सकते हैं, गति भी कर सकते हैं। तो अगर विद्युत आवेश स्थिर आवेश है तो स्थिर आवेश क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा, और वो जानकारी वही है स्थिर आवेशों के मध्य, ठीक है, मध्य जो अनुक्रिया होती है उसके कारण जो प्रभाव पड़ते हैं उसका अध्ययन भौतिक विज्ञान की शाखा में करते हैं, उसको स्थिर विद्युत की बोलते हैं। तो स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र बनाते हैं केवल। ये जो विद्युत आवेश अगर गति करने जाए तो गतिमान आवेश न केवल विद्युत क्षेत्र बनाते हैं बल्कि क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी बना देते हैं। तो गतिमान आवेश क्या करता है, ये बोर्ड की परीक्षा का प्रश्न भी है, जो 7वें 8वें नंबर के पार्ट पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिकल फील्ड की बजाय मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में जाएंगे, तो वहां पर आपको और जानकारी मिल जाएगी। तो गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के अलावा चुंबकीय क्षेत्र भी बनाते हैं, ये जानकारी हमको मिल रही है। तो सबसे पहले हमको विद्युत आवेश के बारे में जानना है। विद्युत आवेश के बारे में जानना क्यों है, विद्युत आवेश के बारे में जानना इसलिए है कि विद्युत आवेश ही वो चीज है जो विद्युत क्षेत्र बनाता है। अब इस विद्युत आवेश के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं, आगे की जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी मिली देखिए, तो विद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले तो इसके बारे में सबसे पहला कोई हिस्ट्री हो, इसकी कोई इतिहास हो, सबसे पहले इसके बारे में किसने जानकारी बताई हो, वो इतिहास लेते हैं। इतिहास है कि ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व एक ग्रीस देश था, उस ग्रीस देश के मिलेटस का एक निवासी था थेल्स। उसने क्या किया, उसने एक प्रयोग किया, एम्बर की छड़ ली और उसने एम्बर की छड़ को या तो उनके कपड़े में या रेशेदार कपड़े के अंदर उसने उसको रगड़ा। क्या क्या उसने ना उसको, आप समझ लीजिए, आप ईसा से 100 साल पहले ग्रीस का मिलिटेस का एक थेल्स नाम का बंदा, ठीक है, उसने क्या किया, एम्बर की छड़ को ऊन या रेशेदार कपड़े के अंदर रगड़ने के पश्चात उसने क्या किया, एक या तो ले लिया भूसा का कोई बूरा था या कागज के छोटे छोटे टुकड़े को रगड़ने, एम्बर की छड़ को ऊन या रेशेदार कपड़े में रगड़ने के पश्चात उसके पास में ले गया और पास में लेकर के उसने देखा कि वो कागज के टुकड़े उस एम्बर की छड़ के चिपक रहे थे। जब उसने रगड़ने से पहले अगर वो ले गया होगा तो वो तब नहीं चिपक रहे थे, लेकिन ऊन और रेशेदार कपड़े में एम्बर की छड़ को रगड़ करके फिर उसने कागज की छोटे छोटे टुकड़े के पास ले गया तो उसने पाया कि वो कितना गया। इसका मतलब है कि आपस में फ्रिक्शन करने से, आपस में घर्षण करने से उसके अंदर चार्ज आ गया था और इसी के कारण ठीक है वो कागज के टुकड़े उस एम्बर की तरफ आकर्षित हो रहे थे। तो ये वो जानकारी थी जब आपको पहले पता लगा था, ठीक है, आकर्षण के बारे में या ये आवेश के बारे में। तो इस एम्बर का
ये जो ग्रीक भाषा में है, इस ग्रीक भाषा में इसका मतलब जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है साहब जी। और इसी इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रख करके इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक शब्द बना था। इलेक्ट्रिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, एम्पर कैसे ग्रीक भाषा का वर्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, और इसी से इलेक्ट्रिसिटी शब्द बनी थी। ये इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है, एक आप समझिए, प्रकृति के अंदर इतना इसका इस शब्द का क्या आपको बताते हैं, इसका इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आपस में आसमान के अंदर दो बादल हैं, और बादल आपस में अगर माना कि टकरा गए टकराने के बाद सॉरी टकराने के बाद क्या हुआ कि आपस में स्पार्किंग हुआ। स्पार्किंग का मतलब बिजली चमका, तो बिजली जो आपस में चमका तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी का नेचर के अंदर एक उदाहरण है अच्छा खासा। एक और उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं कि भाई यहाँ पे घरों के अंदर कोई लाइट का सप्लाई हो रहा है, किसी वायर के माध्यम से, किसी तार के माध्यम से करंट आ रहा है, उसके कारण अगर पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, कूलर चल रहा है, वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रभाव है जो दैनिक जीवन में हम देखते रहते हैं। इसके अलावा एक चीज और देखिए, मैंने आपके सामने इस चौक से एक शब्द लिखा, जैसे ये शब्द लिखा मिला विद्युत आवेश। तो ये विद्युत आवेश क्या हुआ, इस चौक के कुछ बूरे जो थे, वो चौक के कुछ बूरे इस ब्लैक बोर्ड के अंदर चपक गए। अगर चपक गए तो इसका मतलब क्या है, चपक इसका मतलब इसके साथ नहीं है, उसी के साथ मिलेगा, इसलिए वो शब्द दिख गया हमको। इसका मतलब ये यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, घसे होंगे, घर्षण के कारण क्या होगा, इसके अंदर आवेश आया होगा, उसी आवेश के कारण इस ब्लैक बोर्ड ने उस कणों को अपनी तरफ खींच लिया होगा। ये भी एक, ठीक है, मतलब ये भी एक समझ लीजिए कि आवेश का एक तरीका है। तो क्या इस विद्युत आवेश की कोई स्पेसिफिक परिभाषा है क्या? कोई स्पेसिफिक परिभाषा देना बड़ा मुश्किल सा काम होता है, केवल उसको प्रभावों से विद्युत आवेश को हम समझ सकते हैं। तो पहला आप समझिए, पहला समझिए कि क्या विद्युत आवेश के बारे में क्या है। ये किसी पदार्थ, ये किसी पदार्थ का वह गुण है, ठीक, ये किसी पदार्थ का मतलब पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण ठीक है, जिसके कारण ये पदार्थ किसी अन्य पदार्थ, ठीक, क्या करेगा, ये क्या कहिए, ये पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण ये पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित कर पाते हैं। एक सामान्य भाषा का मैंने मतलब निकाला है, आकर्षित कर पाते हैं, मतलब ये पदार्थ का गुण है विद्युत आवेश, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो पदार्थ होते हैं वो किसी अन्य पदार्थ को अपनी तरफ खींच पाते हैं। इसका मतलब समझिए कि अगर आप इसको उदाहरण से समझिए, तो उदाहरण को समझ लीजिए, उदाहरण समझ लीजिए। जब एम्बर की छड़ को ऊन या रेशेदार में रगड़ा नहीं गया था, उससे पहले अगर आप उस कागज के टुकड़ों को छोटे टुकड़ों के पास ले गए तो वो अपनी ओर नहीं खींच रहा था। लेकिन जैसे ही हमने उस ऊन और रेशेदार कपड़े में रगड़ के फिर ले गए तो वो क्या हो गया जी, उसने अपनी तरफ खींचने लग गया, आकर्षित करने लग गया। तो ध्यान में रखना कि भाई किसी चीज को खींचना हो या किसी चीज को धक्का लगाना हो, पुश करना हो, पुल करना हो तो बल कहलाता है। तो ये विद्युत आवेश पदार्थ के अंदर का एक गुण होता है, ठीक है, गुण होता है जो किसी अन्य पदार्थ को अपनी तरफ, ठीक है, बल महसूस करवाता है, अपनी तरफ आकर्षित करवाता है। इसके अलावा आपको और परिभाषा बताते चलिए इस विद्युत आवेश के बारे में। अगर और किसी प्रभाव से इसको समझना चाहें विद्युत आवेश को, तो वो कैसे समझ सकते हैं देखिए, ठीक है। आप विद्युत आवेश को एक प्रभाव एक तरीका और समझ लीजिए, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, किसी द्रव्य या किसी पदार्थ, किसी द्रव्य या किसी पदार्थ पर, किसी द्रव्य या किसी पदार्थ पर आवेश एक, क्या हो गया, किसी द्रव्य किसी पदार्थ पर आवेश एक ऐसा गुण है, एक ऐसा गुण है जिसके कारण पदार्थ में, ये बहुत सरल बोल रहा हूं, जिसके कारण पदार्थ में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। दोबारा रिपीट देखिए, हेडराइटिंग हमारा इसी प्रकार आएगा, लेकिन आप समझिए, विद्युत आवेश किसी पदार्थ या किसी द्रव्य पर, ठीक है, जो आवेश जो होता है वो एक ऐसा गुण है जिसके कारण पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो कुल मिलाकर के सार में अगर बताऊं कि भाई ये विद्युत आवेश के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र बनता है। और विद्युत प्रकार देखिए आप लोग, विद्युत आवेश के प्रकार देखिए, तो विद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, तीसरा कोई भी प्रकार इसका नहीं होता। विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकार, एक तो होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है नेगेटिवली चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश। मतलब आवेश
दो प्रकार का होता है, एक तो विद्युत आवेश और दूसरा क्या होता है, ठीक है, एक विद्युत को धनावेश और दूसरा होता है जी ऋण आवेश। इस दो प्रकार का चार्ज होता है, तीसरा कोई नहीं होता है। एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का आदमी था जिसने धनावेश और ऋणावेश के नामों को प्रस्तावित किया था। उसने सबसे पहले दुनिया को दिखाया था कि इसको धनावेश। अब मैं आपके सामने बताता हूँ, अगर हम कांच की छड़ और रेशम के कपड़ों को आपस में रगड़े, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को, मैंने क्या किया आप समझ लो कि दो कांच की छड़ें ली और दो कांच की छड़ों को मैंने क्या कर दिया, एक रेशम के कपड़े में उनको रगड़ा। और आपको पता है वाया फ्रिक्शन हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। दोनों कांच की छड़ों को मैंने रगड़ा तो दोनों आवेशित हुई। फिर मैंने दोनों को पड़ोस में ले गया कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े में रगड़ने के बाद। तो क्या हुआ कि ठीक है, ये पहली जो कांच की छड़, ठीक है, ये कांच की छड़ और दूसरी कांच की छड़, दोनों को मैं रेशम के कपड़े में रगड़ करके अपने पास पास लेकर गया। अगर रेशम के कपड़ों में रगड़ेंगे तो वो क्या हो जाती है, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। और दोनों को अगर पास लेकर के आए तो हमने फील किया इन दोनों के बीच में रिपेलिंग फोर्स लगता है, प्रतिकर्षित फोर्स लगता है। इसका मतलब प्रतिकर्षण होता है। ये एक या आप यूं नहीं समझो, था एबेनोट की छड़ को आप बिल्ली खाल में रगड़ा, एबेनोट की छड़ लिया, दो एबेनोट की छड़ ले लिया और उसको बिल्ली की खाल में रगड़ा। तो हमने क्या किया, एबोनोट की छड़ को अगर बिल्ली की खाल में रगड़ेंगे तो बिल्ली की खाल तो धनावेशित हो जाती है और एबोनोट की छड़ें क्या होती है, ऋणावेशित हो जाती है। ये कांच की छड़ की बजाय अगर आप माना कि एबोनोट की छड़ ले, ये एबोनोट की छड़ की आपने माना कि ये ऋणावेशित होती है, एबोनोट की छड़ें, दो एबोनोट की छड़ें ली, उनको हमने बिल्ली की खाल में रगड़ा, रगड़ने से वो ऋणावेशित चार्ज हो गई, ठीक है। और इसमें इन दोनों को आपस में लेकर गया है, इसमें क्या लगा, इसमें भी आपस में प्रतिकर्षण लग गया। प्रतिकर्षण का मतलब आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, आपस में रिपेल करने लगे। एक जानकारी दें, ये आप समझिए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और ये हम जानकारी लेना चाह रहे हैं कि आवेशों के और क्या गुण हम ले सकते हैं क्या, आवेशों के और कोई गुण हमको ध्यान में आ सकते हैं क्या। तो आप समझिए समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अब अगर कांच की छड़ और एबोनोइट, कांच की छड़ को तो रेशम के कपड़े में रगड़ के लाया मैं और एबोनोइट की छड़ को बिल्ली की खाल में रगड़ के लाया और फिर मैंने एबोनोइट की छड़ और कांच की छड़ को पास में लेकर के आया, तो उसका रिजल्ट जो निकलता है, वो रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कांच की छड़ एबोनोइट की छड़ को अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब वो क्या लगती है, अगर कांच की छड़ लाओगे तो कांच की छड़ क्या होती है, रेशम के कपड़े में रगड़ने के पश्चात पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एबोनोइट की जो छड़ होती है वो बिल्ली की खाल में रगड़ने के बाद नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और दोनों को पास पास लाओगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसका मतलब उनमें आकर्षण बल लगेगा। तो इससे आप जानकारी ले सकते हैं कि भाई विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन का धन्यवाद है जिसने पॉजिटिवली और सेकंड मतलब नेगेटिवली चार्ज का सबसे पहले यूज किया था, प्रस्तावित शब्द उसके थे। उसके बाद पता चला समान आवेश के अंदर रिफ्लेक्सिंग क्या मतलब उसको रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और आपके पीछे बताता हूं कि कोई भी पदार्थ होता है, आवेश की परिभाषा समझने के बाद, जानने के बाद, आवेश के प्रकार समझने के बाद आप समझिए कोई भी पदार्थ होता है, वो पदार्थ ज्यादा से ज्यादा अणुओं से मिलकर के बना हो सकता है और अणुओं से मिलकर के बना हो सकता है, अणु परमाणुओं से मिलकर के बना हो सकता है। और एक सिंगल परमाणु की स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सिंगल परमाणु की स्ट्रक्चर देखें तो परमाणु में बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन उस नाभिक की चारों तरफ चक्कर लगा जाते हैं। अगर आप क्या करेंगे, किसी वस्तु को आपस में तक रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे, तो घर्षण करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है, इलेक्ट्रॉन लेन देन होती है। अब इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी, कहीं अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो क्या होगा, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होती है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से किसी के ऊपर भी अगर माना कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है तो वो ऋणावेशित हो जाएगा और अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन की न्यूनता, इलेक्ट्रॉन की कमी आई है तो वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ये जानकारी भी आपको रहनी चाहिए। उसके बाद अगर हम चलें तो क्या हम लोग विद्युतों या क्या वस्तुओं को आवेशित करने के तरीके क्या हैं, वो तरीके हम आगे की कक्षा में लेंगे। अब जरूर बताना कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आगे से हम इस कोशिश करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। जय श्री राम, जय सिया राम।